ये वीडियो नहीं तकदीर है आपका। जी हाँ, बिल्कुल सही लिखा हुआ है थंबनेल पे। क्योंकि आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ एनसीईआरटी के कंप्लीट जो केमिस्ट्री वाले पोर्शन है उसके सर टेबल डाटा की। आप कहेंगे गुरुजी ये टेबल डाटा क्या होता है? मेरे मित्र, आपके एनसीईआरटी बुक्स में बहुत सारे ऐसे बिंदु होते हैं जिसको रेड कलर, येलो कलर, ब्लैक कलर में सर वहां पे टेबल बनाया हुआ रहता है। और लिटरली आपके पिछले एग्जाम में, चाहे वो एएलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, जेई का हो, इन तीनों ही एग्जाम में एनसीईआरटी साइंस के टेबल डाटा से लगातार सवाल पूछे गए। आपने पूरा साइंस पढ़ लिया है, अच्छी बात है। और अगर आपने टेबल डाटा पे फोकस नहीं करा है तो मेरे मित्र ये भी अच्छी बात है, क्योंकि यहां तक आप पहुंच गए हैं तो आज के इस वीडियो सेशन से एनसीईआरटी का आपका टेबल डाटा भी रिवीजन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि आपका एग्जाम जो एएलपी का स्टार्ट होने जा रहा है वो 13 फरवरी से, और फिर आपका जेई है, उसके बाद टेक्नीशियन, तो ये तीनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और अभी जो आपका रिसेंटली 3 दिन बचा हुआ है, इस 3 दिन में हम आज आपको केमिस्ट्री का कंप्लीट रिवीजन दे रहे हैं, कल आपको बायोलॉजी का देंगे और परसों आपको फिजिक्स का देंगे। तो मेरे मित्र, आपका जो एनसीईआरटी टेबल डाटा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, ये तीनों का तीनों रिवीजन हो जाएगा। और यकीन मानिए, जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे और क्वेश्चन जब आपसे लड़ेगा तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी का वीडियो सच में तकदीर था हमारा, और वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट का कुछ सीख पाते हैं। अच्छा, सेशन में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट ये भी देना चाहूंगा कि अगर आप इस सेशन के जो भी एनसीईआरटी कंप्लीट रिवीजन का पीडीएफ है वो चाहते हैं तो आप सभी को हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप वहां से जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे मित्र, जो हम एनसीईआरटी के टेबल डाटा की बात कर रहे हैं उसमें जो आपका पहला पॉइंट है वो ये है, आप सभी देख पा रहे होंगे कि ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था। आप कहेंगे गुरुजी ये क्या बात हुई, बच्चों वाली बात हो गई। मेरे मित्र, बिल्कुल आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन याद रखिएगा कि केमिस्ट्री में जब हम लोग पदार्थ की अवस्था की चर्चा करते हैं, किसकी अवस्था की चर्चा करते हैं, पदार्थ की अवस्था की चर्चा करते हैं, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी पदार्थ की 5 अवस्था होती है। कौन कौन सा? ठोस, द्रव, फिर आपका कौन सा होता है, गैस, फिर कौन सा होता है, तो आप सभी कहते हैं सर प्लाज्मा, और चौथा चौथा आपका प्लाज्मा है। पांचवा कौन सा होता है? बीईसी, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। तो एक सवाल तो यहां से भी बन पड़ता है कि निम्न में से पदार्थ की चौथी अवस्था है, आप कहेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है ये पदार्थ का क्या है? फोर्थ स्टेट है। और जो बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट है ये पदार्थ की क्या है? 5वीं अवस्था है। अब मेरे मित्र याद रखना आप सभी कि ये जो पदार्थ के 3 ऊपर के स्टेट आपको दिख रहे हैं, ठोस, द्रव और गैस, इसको हम लोग पदार्थ का लोकप्रिय अवस्था यानी कि पॉपुलर स्टेट्स ऑफ द मैटर कहते हैं। इसको हम लोग पदार्थ का क्या कहते हैं? लोकप्रिय अवस्था। इसीलिए कि हमारे आसपास में जितनी भी चीजें मौजूद है वो या तो ठोस रूप में है, या द्रव रूप में, या गैस रूप में। ध्यान रखेंगे आप सभी ये चीज कि ठोस को हम द्रव में बदल सकते हैं और द्रव को हम लोग गैस में बदल सकते हैं, फिर गैस से द्रव में जा सकते हैं और फिर द्रव से हम ठोस में जा सकते हैं। और मेरे मित्र, ये जो पदार्थ का ठोस से द्रव में परिवर्तन, द्रव से गैस में परिवर्तन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आप सभी याद रखना, पदार्थ का अवस्था में परिवर्तन कहते हैं। और इसी को हम लोग इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ द स्टेट्स ऑफ द मैटर कहते हैं। यानी कि पदार्थ के ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में बदलना, द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है? आप सभी कहेंगे पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कहलाता है। मेरे मित्र ध्यान रखेंगे कि जो ठोस अवस्था है, अगर इसको गर्म किया जाए, उष्मा दी जाए, तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है? द्रव में परिवर्तित हो जाता है। द्रव को और अधिक उष्मा दे तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है? गैस में परिवर्तित हो जाता है। याद रखना कि जब गैस को हम लोग ठंडा करते हैं तो ये द्रव में परिवर्तित हो जाता है, और जब मेरे मित्र द्रव को और ठंडा किया जाता है तो आप सभी कहते हैं गुरुजी ये ठोस में बदल जाता है। और ध्यान रखना कि ये जो ठोस ताप देने पर द्रव में बदल जा रहा है और द्रव ताप देने पर गैस में बदल जा रहा है, ये जो इसका अवस्था परिवर्तन होता है इसको भी हम लोग किसी नाम से जानते हैं। और क्या है? एनसीईआरटी ने स्पष्ट डायग्राम बना करके आप सबों को मेंशन किए हुए। क्या? मेरे मित्र ध्यान रखना कि ये जो ठोस है, जब आप इसको गर्म करते हैं तो आपने अभी जस्ट देखा कि ये किस में बदल जाता है? सर द्रव में बदल जाता है। तो मेरे मित्र याद रखना कि ठोस को गर्म करने पर द्रव में बदल जाने की प्रक्रिया संगलन यानी कि मेल्टिंग कहलाती है। और मेरे मित्र इसी को हम लोग फ्यूजन भी कहते हैं।
इसी को हम लोग फ्यूजन भी कहते हैं। तो आपके पिछले आरआरबी एएलपी में ये एग्जाम सवाल पूछा गया था एग्जाम में कि ठोस का संगलन निम्न में से डैश में होता है। अब बहुत सारे छात्र वहां पे कंफ्यूज, सवाल यह भी था कि ठोस का द्रव में परिवर्तन निम्न में से क्या कहलाता है, और आपके क्वेश्चन में क्या था, तो सर संगलन था, लेकिन बहुत सारे छात्र यहाँ पे कंफ्यूज थे। तो आप सबों को कंफ्यूज नहीं होना है। ठोस को गर्म करने पर ठोस का द्रव में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है, संगलन कहलाता है, या फिर इसी को मेल्टिंग कह सकते हो, या फिर इसी को आप क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसी को हम लोग फ्यूजन भी कह सकते हैं। अब मेरे मित्र, जब आप द्रव को गर्म करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, गैस में। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। और ध्यान रखना आप सभी कि द्रव को गर्म करने पर गैस में परिवर्तित हो जाना दो तरह की प्रक्रियाओं को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। एक तो द्रव का किसी भी तापमान पर गैस में परिवर्तित हो जाना वाष्पीकरण कहलाएगा, और वाष्पीकरण की क्रिया ठंडक का कारण बनती है। गर्मी के दिनों में आप सूती वस्त्र धारण करते हैं, इसीलिए कि सूती वस्त्र जो आपका पसीना है उसको अवशोषित करता है, और वो आपके बॉडी टेम्परेचर से पसीना को वाष्पित करता है, जिस वजह से आपको ठंडक महसूस होती है। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया किसी भी तापमान पर हो सकती है। हालांकि यहाँ पे जो वाष्पीकरण है वो एक निश्चित तापमान को बता रहा है। और ध्यान रखना कि जब कोई द्रव किसी निश्चित ताप पर भाप में परिवर्तित हो जाती है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्वथन। और जिस टेम्परेचर पर द्रव भाप में बदलना स्टार्ट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि गैस को जब ठंडा किया जाता है, यानी कि गैस को जब शीतलता दी जाती है, यानी कि ठंडा किया जाता है, तो गैस आपका किस में बदल जाता है मेरे मित्र, द्रव में। और इस प्रक्रिया को कंडेंसेशन यानी कि संघनन कहते हैं। तो याद रखेंगे आप सभी कि गैस को ठंडा करने पर द्रव में परिवर्तित हो जाना, या गैस का सर टेम्परेचर डाउन करने पर द्रव में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया कंडेंसेशन यानी कि संघनन कहलाती है। द्रव को मेरे मित्र और ठंडा करो तो ये जम जाता है। तो आप सभी याद रखना, द्रव का ठोस में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है, फ्रीजिंग। इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, हिमीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं। और मेरे मित्र, द्रव जिस टेम्परेचर पर जम जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी याद रखेंगे, हिमांक बिंदु यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये चीज तो हमने समझ लिया, लेकिन ये क्या है कि ठोस का सीधे गैस में परिवर्तित हो जाना और गैस का फिर से ठोस में परिवर्तित हो जाना। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान रखेंगे कि कुछ ठोस आपके पास ऐसे हैं जिसको अगर आप गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो वो बिना द्रव अवस्था में आए, द्रव अवस्था में नहीं आ रहा है, सीधे किस में परिवर्तित हो जाता है, गैस में। तो ठोस को गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। क्या कहलाती है, ठोस को गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन कहलाती है। और मेरे मित्र, कपूर, उसके बाद नेफ्थिलीन बॉल्स, इस तरह के आपको बहुत सारे मटेरियल मिल जाएंगे। ठोस CO2, ये सब के सब क्या होते हैं सर, ऊर्ध्वपातित पदार्थ होते हैं। जब आप इसको सर गर्म करेंगे तो ये ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएंगे। तो किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातित पदार्थ आप सभी कहेंगे कपूर हो सकता है, शुष्क बर्फ यानी कि ठोस CO2। और यही कारण है कि ठोस CO2 को क्या किया जाता है, उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। ALP का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से ठोस CO2 को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है, तो आप कहेंगे उच्च दाब पर। और यह भी सवाल पूछा गया था कि ठोस CO2 निम्न में से किस दाब पर गैस में परिवर्तित हो जाता है। मेरे मित्र, न सिर्फ ALP में पूछा गया बल्कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप सभी ध्यान रखना कि चूंकि जो ठोस CO2 यानी कि शुष्क बर्फ है उसको हम लोग उच्चतर, मतलब आप कह सकते हो हाई प्रेशर पे स्टोर करते हैं। तो जैसे ही प्रेशर आपका वायुमंडलीय प्रेशर के बराबर होता है, यानी कि 1 एटमॉस्फेयर होता है, ठोस CO2 सीधे ठोस अवस्था से किस में आ जाता है, आप सभी कहेंगे गैस अवस्था में आ जाता है। याद रखना आप सभी कि जब आप गैस को क्या करते हो सर, ठंडा करते हो, गैस को क्या करते हो, ठंडा करते हो, तो गैस से पदार्थ सीधे किस में बदल जाता है, ठोस में। और इस प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। याद रखना कि ठोस से पदार्थ का सीधे गैस में परिवर्तित हो जाना आप सभी कहेंगे ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। गैस से पदार्थ का सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाना आप सभी कहेंगे निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन कहलाएगा। याद रखेंगे स्टार मार्क देकर के यहाँ पे कि ठोस CO2 को उच्च दाब पर
ठोस CO2 को उच्च दाब पर स्टोर किया जाता है। ठोस CO2 को उच्च दाब पर स्टोर किया जाता है, याद रखना आप सभी। साथ ही दूसरा पॉइंट ये याद रखेंगे कि ठोस CO2 एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, एक ATM दाब पर ठोस से ठोस से सीधे ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, ये बात आप सभी ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और आपके ALP और टेक्नीशियन ग्रेड 3 सर दोनों ही एग्जाम में पूछे गए हैं। बहरहाल मेरे मित्र आगे ध्यान रखना, ये कुछ महत्वपूर्ण राशि हैं और उसके मात्रक हैं। आप कहेंगे क्यों कह रहे हैं ये, हम लोगों को तो याद है, बिल्कुल याद होगा, लेकिन जो ट्रेंड है चला वो ये है कि आपके एग्जाम में जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो सीधे सीधे एनसीईआरटी से उठाए जा रहे हैं। तो अब मसला यह है कि एनसीईआरटी में क्या पढ़े तो एग्जाम में हमारा पूछा जाएगा। अब यूनिट तो बहुत सारे आपको फिजिक्स में राशि मिल जाएंगे, लेकिन किसका यूनिट पूछेगा ये निश्चित नहीं है। लेकिन मेरे मित्र मैं ये कहता हूं कि एनसीईआरटी में जो टेबल डाटा दिए गए हैं वो निश्चित हैं, इसका ध्यान जरूर रखिएगा। अगर यूनिट पूछे जाएंगे तो मे भी इसमें से कोई भी राशि आपका हो सकता है। याद रखना आप सभी कि तापमान का यूनिट आप कहेंगे केल्विन होगा, लंबाई का यूनिट मीटर होगा, संगति इसको हम लोग मेरे मित्र द्रव्यमान भी कहते हैं, याद रखना द्रव्यमान संगति। तो अगर कहीं पूछ दे कि संगति का ऐसा यूनिट क्या होता है तो परेशान मत होना, आप कहेंगे सर ये उस संगति या ना है जो साथ में पढ़ता है, ये संगति मतलब द्रव्यमान और यूनिट केजी होता है। भार का यूनिट आप कहेंगे न्यूटन, भार क्या है, एक प्रकार का बल भी है। आयतन का ऐसा यूनिट क्या होगा, घन मीटर, मीटर क्यूब। और आयतन जो है उसका साधारण मात्रक हम लोग क्या लेते हैं सर, लीटर लेते हैं। किसी भी चीज का वॉल्यूम अगर खास करके तरल पदार्थ की बात करते हो तो आप लीटर में ही लेते हो। घनत्व का ऐसा यूनिट किलोमीटर प्रति किलोग्राम प्रति घन मीटर या केजी पर मीटर क्यूब इसी को कहते हैं। दाब का ऐसा यूनिट आप सभी कहेंगे पास्कल हो जाएगा, तो ये यूनिट भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान देंगे, यहाँ पे मिश्र धातु के बारे में चर्चा की गई है। मिश्र धातु क्या होता है, कई बार सवाल पूछ देता है कि दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है। छात्र कंफ्यूज, याद रखना कि दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं सर, समांगी मिश्रण कहते हैं। और ध्यान रखेंगे कि जो आपके मिश्र धातु होते हैं यानी कि जो एलॉय होते हैं, इसको भौतिक क्रिया द्वारा इसके अवयवों में अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे कि मेरे मित्र अगर हम आपको एग्जाम्पल देना चाहें तो आप सबों को मालूम है कि जो पीतल है ये कॉपर और जिंक का क्या होता है, मिश्र धातु होता है। इसी तरीके से आप कांसा की बात कर लो यानी कि ब्रास की बात कर लो, सॉरी ब्रॉन्ज की बात कर लो तो आप सभी कहते हैं गुरुजी ये कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। इसी तरीके से आप सोल्डर की बात कर लो तो ये किसका मिश्रण होता है सर, Pb प्लस SN यानी कि सीसा और टीन का मिश्रण होता है। तो मेरे मित्र जो पीतल मिश्र धातु है ये कॉपर और जिंक से बना है। सोना कह रहे हैं, कांसा जो है वो कॉपर और टीन से बना है। जो सोल्डर है ये सीसा और टीन से बना है। तो आप सभी ये ध्यान रखना कि पीतल को कॉपर और जिंक में किसी भी भौतिक क्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। कांसा को कॉपर और टीन में किसी भी भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। सोल्डर को सीसा और टीन में किसी भी भौतिक क्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। साथ ही ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो मिश्र धातु हैं इसको मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुण को दर्शाते हैं। कोई भी जो एलॉय है इसको यौगिक नहीं माना जाता है, इसको मिश्रण माना जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे मित्र ये जो पीतल होगा ये कॉपर और जिंक के प्रॉपर्टीज को शो करेगा, जो कांसा होगा वो कॉपर और टीन के प्रॉपर्टीज को शो करेगा। और मिश्रण का तो मतलब ही वही होता है कि मिश्रण का गुण वही होगा जो उसके अभी तत्व का गुण होगा। जैसे कि चला भूजा खाते हो तो भूजा में तोरा चूड़ा मिलाना है, चावल मिलाना है, गेहूं मिलाना है, मक्का मिलाना है, अलग अलग तरह के मिक्सर्स आते हैं वो मिलाना है, सबका टेस्ट अलग अलग होगा। लेकिन जब वो भूजा बना हुआ है तो वो तो मिश्रण है, मिक्सर है। और उस भूजा का टेस्ट क्या होगा तो आप कहेंगे चावल दाल चूड़ा जो मिलाए हैं उसी का मिश्रण होगा। तो मिश्र धातु एक मिश्रण है क्योंकि सर मिश्र धातु का गुण वही होता है जो इसके अवयवी तत्वों का गुण होता है। और ध्यान दो आप सभी कि यहां पे कहा जा रहा है कि उदाहरण के लिए पीतल जिंक और कॉपर का मिश्रण है। जो पीतल है वो कॉपर और जिंक का मिश्रण है। बस याद रखना एनसीईआरटी ने चूंकि मेंशन कर दिया है कि पीतल में जिंक 30% और कॉपर कितना परसेंट 70%, ये ध्यान रखेंगे कि पीतल में चिलाजी जिंक का प्रतिशत क्या होगा,
पीतल में जिंक का प्रतिशत आप सभी कहेंगे 30%, कॉपर का प्रतिशत आप कहेंगे 70%। क्या कहेंगे? 70%। याद रखिएगा अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो मिश्र धातु होते हैं, ये पहला चीज तो समांगी मिश्रण तो होगा ही होगा, साथ में इस मिश्र धातु की जो विद्युत चालकता और गलनांक होती है वो क्या होती है? कम होती है। ये सवाल भी पूछा गया था कि निम्न में से डैश पदार्थ की सर विद्युत चालकता कम होती है, और आपके ऑप्शन में क्या था? मिश्र धातु था। तो आप सभी याद रखेंगे कि मिश्र धातु की गलनांक और साथ ही साथ विद्युत चालकता कम होती है। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान दो कि ये आपका कह सकते हो कोलाइडल के समान उदाहरण है। कोलाइडल के क्या है? समान उदाहरण है। और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान रखना कि कोलाइडल के समान उदाहरण से आपके एग्जाम में कई सवाल पूछे गए। हालांकि ये जो पेज यहाँ पे लिया गया है मेरे मित्र, ये गलत पेज है। इसीलिए गलत पेज है कि यहाँ पे प्रक्षेपण माध्यम और प्रक्षेपित प्रावस्था जो है वो नहीं दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो आपका पेज जो है वो पीडीएफ बनाने के चक्कर में इधर उधर हो गया होगा, तो परेशान नहीं होना है, हमारे पास अवेलेबल है। और ये आपका कोलाइडल्स के समान उदाहरण जो है ये अवेलेबल रहे, उपलब्ध रहे। ध्यान देना आप इसको कि मेरे मित्र पिछले साल एएलपी टेक्नीशियन और जेई तीनों एग्जाम में कोलाइडल के समान उदाहरण से लगातार सवाल पूछे गए। कोई भी जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है आप सभी कहेंगे उसकी प्रकृति सर विसमांगी होती है। अब ध्यान रखेंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशन में दो चीजें आपको मिलेगी, एक डिस्पर्स फेज, दूसरा डिस्पर्सिंग मीडियम। मतलब पहला प्रक्षेपित प्रावस्था और दूसरा प्रक्षेपण माध्यम। मेरे मित्र याद रखना आप सभी कि जो एरोसोल प्रकार के कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उसमें प्रक्षेपित प्रावस्था द्रव और प्रक्षेपण माध्यम क्या होता है? गैस होता है। और ध्यान रखना कि इसका उदाहरण कौन है? कोहरा, बादल, कुहासा। ये क्या है? आप सभी कहेंगे एरोसोल प्रकार के कोलाइडल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान रखना कि जो आपका अलग एरोसोल होता है जिसका एग्जांपल धुआं, स्वचालित वाहन का निथार, ऑटोमेटिक व्हीकल्स का जो धुआं होता है वो, ये सर गैस में ठोस का कोलाइडल प्रकार होता है। शेविंग क्रीम सर फोम का उदाहरण है, और इसमें द्रव में क्या होते हैं? सर गैस रहते हैं। मेरे मित्र इमल्सन, दूध, फेस क्रीम इमल्सन के उदाहरण है जिसमें प्रक्षेपण माध्यम के रूप में द्रव और साथ ही साथ प्रक्षेपण प्रावस्था क्या होती है? द्रव ही होती है। सोल की बात करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कीचड़ सोल के उदाहरण होंगे जिसमें प्रक्षेपण माध्यम द्रव और प्रक्षेपित प्रावस्था क्या होगी? सर ठोस हो जाएगी। फोम की बात करेंगे, फोम, रबर, स्पंज, प्यूमिस इसके उदाहरण हो जाएंगे। सर अगर प्रक्षेपण माध्यम की बात करेंगे तो ठोस, और प्रक्षेपित प्रावस्था की बात करेंगे तो ये क्या होंगे? गैस होंगे। जेली की बात करेंगे, सर जेली, पनीर, मक्खन इन सभी में प्रक्षेपण माध्यम ठोस, प्रक्षेपित प्रावस्था द्रव होगी। ठोस सोल की बात करेंगे, आप कहेंगे प्रक्षेपण माध्यम ठोस और प्रक्षेपित प्रावस्था क्या होगी? आप कहेंगे ठोस। रंगीन पत्थर, दुधिया कांच ये क्या है? आप कहेंगे सर ठोस सोल प्रकार के कोलाइडल के उदाहरण है। मेरे मित्र बहुत वीवीआई आपका ये टॉपिक है, आप सभी इसको जरूर याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा कि यहां पे 2 बिलियन दर्शाए गए हैं और ये दोनों बिलियन से सवाल पूछे जाते हैं। पहला आप सभी देख रहे होंगे कि यहां पे इस कंटेनर में हमारा या बीकर में कोई हमारा लिक्विड है और दूसरा इसमें हमारा लिक्विड है। मेरे मित्र याद रखो कि ये जो टॉर्च जलाया जा रहा है तो आप क्या देख पा रहे हैं कि सर एक से रोशनी निकल रही है और एक में किरण हमें दिखाई ही नहीं पड़ रही है। इसलिए क्योंकि मेरे मित्र एक टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित कर रहा है और दूसरा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। आप कहेंगे टिंडल प्रभाव क्या होता है? सर कोलाइडी के कणों द्वारा प्रकाश किरणों को चारों तरफ फैलाने की जो घटना होती है इसको टिंडल प्रभाव कहते हैं। और मेरे मित्रों आप सभी ध्यान रखेंगे कि कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, जबकि दूध तथा पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाता है। क्योंकि दूध कोलाइडल सॉल्यूशन का एक उदाहरण है तो आप सभी कहेंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशन है तो ये टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेंगे ही। अब इस पे सवाल कैसे पूछेगा? तो मेरे मित्र सवाल आपका दिया गया रहेगा कि निम्न में से कौन सा विलयन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता है? आप सभी कहेंगे कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान देना कि यहाँ पे एनसीईआरटी की ये जो डाटा है इसमें थोड़ा सा मिसमैच है, क्योंकि अभी तक जो न्यू अपडेटेड एनसीईआरटी भी आई है उसमें पुराने पैटर्न को ही फॉलो किया जा रहा है।
ये बात बिल्कुल गलत है कि अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 है। क्या कहेंगे कि सर अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। कितनी है? 118, 118। और इनमें से मेरे मित्र 94 तत्व आपका क्या है? प्राकृतिक अवस्था में है, 92 तत्व नहीं है। तो ये बात आप सभी कंफ्यूज नहीं करेंगे, हमेशा ध्यान में रखेंगे कि प्रकृति में कितने तत्व प्राकृतिक अवस्था में है। तो आप सभी कहेंगे 94 एलिमेंट जो है वो प्राकृतिक अवस्था में है, जबकि शेष मानव निर्मित है। अच्छा ध्यान देना कि जो हम आपको पीडीएफ देंगे वो बोर्ड पीडीएफ नहीं होगा चला, क्योंकि बोर्ड पीडीएफ में सारी चीजें फट जाएगी, वो आपको दिखेगी ही नहीं। हम जो आपको पीडीएफ देंगे वो आपका जो रॉ पीडीएफ है वो देंगे, तो वहां पे जो मैं वीडियो में बोल रहा हूं वही सत्य है, ये बात ध्यान में रखना। तो आप सभी उसको एक बार मिला लेंगे, ऐसा नहीं कि पीडीएफ पढ़ के चल जाएंगे, ले दे के काम खत्म कर लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मैंने सुधार दिया। तो मैं कोशिश करूंगा कि दोनों पीडीएफ आपको दे दिया जाए, बोर्ड पीडीएफ भी और जो आपका रॉ पीडीएफ है वो भी। तो जो कुछ चीजें सुधारी गई होगी उसको आप बोर्ड पीडीएफ से मैच कर लेंगे। अब जैसे ये आपका बुक का कटिंग है, तो चला पीडीएफ इसको तो मैंने टाइप नहीं करवाया है, तो वो मसला आ जाएगा, दिक्कत आ जाएगा। यहाँ पे तो मैं मैनुअली इसको सुधार रहा हूं, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा क्या कि अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 118 से अधिक है, और इनमें से 94 तत्व प्राकृतिक हैं, जबकि शेष क्या होंगे चला? मानव निर्मित होंगे। ध्यान रखना, समानता तत्व किस अवस्था में मिलेगा? ठोस अवस्था में मिलेगा। इसीलिए कहा गया है कि अधिकतर तत्व ठोस हैं, और मेरे मित्र 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस हैं, और जो भी तत्व गैस हैं वो क्या है? आप सभी ध्यान में रखेंगे, अधातु है। 2 तत्व पारा और ब्रोमीन कमरे के तापमान पर क्या है? सर द्रव अवस्था में है। तो यहां पे पारा जो है ये क्या है? आप कहेंगे धातु, और जो ब्रोमीन है ये क्या है? अधातु। तो कई बार सवाल ये पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा धातु रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा अधातु रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो आप कहेंगे जब 2 तत्व पारा और ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव है, और पारा धातु है और ब्रोमीन अधातु है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे क्वेश्चन का सही उत्तर पारा और ब्रोमीन होगा। धातु पूछेगा तो पारा, और धातु पूछेगा तो ब्रोमीन। नेक्स्ट, गैलियम और सीजियम तत्व कमरे के तापमान से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं। तो यह सवाल भी पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो आप क्या कहेंगे कि गैलियम और सीजियम 2 ऐसे तत्व हैं जो कमरे के ताप पर किस अवस्था में आ जाते हैं? सर द्रव अवस्था में आ जाते हैं। कमरे के ताप आप सभी कहेंगे सर रूम टेम्परेचर को हम लोग कमरे का ताप कहते हैं, और केल्विन में लगभग 303 केल्विन लेते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र, ये आपका पदार्थ का क्या है? तो याद रखना, पदार्थ का सर जो आप कहते हो रासायनिक गुण पे वर्गीकरण होता है वो होता है। सर पदार्थ को हम लोग 2 भाग में डिवाइड करते हैं, एक तो हमारा शुद्ध पदार्थ, और दूसरा आप कहेंगे अशुद्ध पदार्थ। और इस अशुद्ध पदार्थ में कौन आ जाता है? आप सभी कहेंगे मिश्रण आ जाता है। कौन आ जाता है? मिश्रण। और मेरे मित्र शुद्ध पदार्थ आप सभी कहेंगे तत्व हो जाता है और यौगिक हो जाता है। तो तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ हैं, जबकि मेरे मित्र मिश्रण और विलयन आप सभी कहेंगे अशुद्ध पदार्थ हैं। ये बात ध्यान में रखना। सर तत्व क्या है? तो सर सरल पदार्थों में इसे विभक्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि तत्व पदार्थ का वह आप कह सकते हो कि शुद्धतम रूप है जिसे और अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ऑल द एलिमेंट्स आर नोन एज प्योर मटेरियल। जितने भी तत्व हैं ये सब के सब क्या कहलाएंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये सब के सब शुद्ध पदार्थ कहलाएंगे। मेरे मित्र जितने भी यौगिक हैं वो भी क्या होंगे? शुद्ध पदार्थ होंगे। और मिश्रण 2 प्रकार के, समांगी और विसमांगी। तो आप कहेंगे समांगी मिश्रण वो होंगे जिसके संपूर्ण आयतन में मिश्रण का गुण समान होगा, विसमांगी वो होंगे जिसके संपूर्ण आयतन में मिश्रण का गुण समान नहीं होगा। ये बात भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे, कई बार सवाल ये पूछा गया था कि परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है? आप सबों को मालूम है कि परमाणु की संरचना गोलीय होती है और परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। तो अगर आपसे यह सवाल पूछ लिया जाए कि परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है? आप सभी कहेंगे नैनोमीटर में मापा जाता है। और याद रखना मेरे मित्र कि 10⁻⁹ मीटर कितना के बराबर होती है? 1 नैनोमीटर के बराबर होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मीटर कितना के बराबर होगा? 10⁹ नैनोमीटर के बराबर होगा। वही तो है चला कि 10⁻⁹ मीटर 1 नैनोमीटर के बराबर होती है। तो 1 मीटर इक्वल टू 1/10⁻, आप कहेंगे -9 को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा।
तो आप सभी क्या कहेंगे, परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है और 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है और 1 मीटर आप कहेंगे 10⁹ नैनोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान देना, ये कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ की परमाणु त्रिज्या है और इससे संबंधित सवाल पूछे गए थे कि आपसे सवाल यह पूछा गया था कि हाइड्रोजन परमाणु की परमाणु त्रिज्या कितनी होती है। तो आप सभी कहेंगे सर यहाँ पे जो त्रिज्या दी गई है वो मीटर में है, तो हाइड्रोजन परमाणु की परमाणु त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर, जल के अणु H2O के अणु की परमाणु त्रिज्या 10⁻⁹ मीटर, हीमोग्लोबिन अणु की परमाणु त्रिज्या 10⁻⁸ मीटर, रेत कण 10⁻⁴ मीटर, चींटी 10⁻³ मीटर, सेब 10⁻⁻1 मीटर। तो याद रखना हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या आप कहेंगे 10⁻⁻10 मीटर, फिर है जल के अणु 10⁻⁹, हीमोग्लोबिन 10⁻⁸, रेत कण 10⁻⁴, चींटी 10⁻³ और सेब 10⁻⁻1। एक रट जाना है, चला ध्यान में नहीं रखना है, रट जाना है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना आप सभी, ये डाल्टन द्वारा सुझाए गए परमाणु के कुछ सिंबल हैं। अभी जो हम लोग तत्व का सिंबल हाइड्रोजन के लिए H लिख रहे हैं, कॉपर के लिए Cu लिख रहे हैं, सर सोडियम के लिए Na लिख रहे हैं, ये आधुनिक सिंबल है। और याद रखना यहाँ पे कहीं पे लिख लेना चला कि तत्वों के आधुनिक सिंबल का जनक किसे माना जाता है, जे बर्जीलियस को। केकरा माना जाता है, तो जे बर्जीलियस को। अब मेरे मित्र जे बर्जीलियस से पहले परमाणु के बारे में ज्यादा ज्ञान कौन दे रहा था, डाल्टन दे रहा था। कौन दे रहा था, डाल्टन। और डाल्टन ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया कि जो परमाणु है वो प्रत्येक पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है और इस परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो कई बार सवाल पूछा जाता है निम्न में से किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य है, आप कहेंगे डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखेंगे कि डाल्टन ने परमाणु की प्रकृति को समझने के लिए अपना परमाणु सिद्धांत दिया था, जिसको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। और लगभग 1808 ईस्वी में इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था, जिसमें यह बताया कि प्रत्येक तत्व सूक्ष्मतम कण से मिलकर बने होते हैं और वो कण परमाणु कहलाते हैं। परमाणु क्या है, अविभाजित कण, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। साथ में यह बताया इन्होंने कि सर एक ही तत्व के परमाणु का सर जो परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुण होगा ये सब समान होगा, भिन्न भिन्न तत्व का परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होगा और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होगा। इन्होंने डाल्टन ने ही यौगिक के सूक्ष्मतम कण को यौगिक परमाणु कहा और तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहा। यह बात ध्यान में रखना। अब डाल्टन ने जो तत्वों के लिए कुछ सिंबल दिए थे, उसमें हाइड्रोजन के लिए इन्होंने क्या किया, गोला लगा करके बीच में सर एक डॉट डाल दिया। अब आप कहोगे कि याद करवा दीजिए, याद कैसे होगा चला, तो जब आपके पास ये डायग्राम रहेंगे, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, जब ये आपके पास डायग्राम रहेंगे और आप एक दो बार इसको देखने का प्रयास करेंगे, ये याद हो जाएगा। अब हम ही तोरा थोड़ी कहें कि सर हाइड्रोजन के लिए गोला ले लो, टिक लगा देना, नहीं मेरे मित्र, बिल्कुल यहाँ पे आपका अरेंज है। हाइड्रोजन के लिए गोला लगा करके बीच में टिक दे देना है, ये हाइड्रोजन परमाणु हो गया। फास्फोरस के लिए आप सभी कहेंगे सर बहुत सारे कार में इस तरह का सिंबल आता है, पता नहीं हमें नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन उस कार में इस तरह का सिंबल होता है। कॉपर के लिए गोला लगा के बीच में सी लिख दो। अब गोल्ड के लिए तो आप सभी कहेंगे कि सर जहां पे भी बीच में जी लिखा होगा ये गोल्ड हो जाएगा। कार्बन के लिए क्या किया गया मेरे मित्र, इसको कार्बन का गोला लगा करके अब ब्लैक कलर से पूरा, मतलब आप कह सकते हो ब्लैक कलर का एक बिंदी बना दिया गया। ठीक है, ये आपको लाइट पे नहीं दिख रहा है, लेकिन ये पूरा जो इसका गोल वाला भाग है ये ब्लैक कलर से बना हुआ है मेरे मित्र। सल्फर का ये क्रॉस, सीसा के लिए लेड, प्लेटिना के लिए प्लेटिनम होगा, प्लेटिना गाड़ी नहीं है सर, ये पी हो जाएगा। ऑक्सीजन के लिए सीधे ओ, आयरन के लिए आई, सिल्वर के लिए एस, पारा के लिए ये सिंबल इस तरीके से था। तो इसको आप एक बार सरसरी निगाह से जरूर देख लेंगे। मे भी अगर पूछ दे कि निम्न में से कौन सा डाल्टन के परमाणु प्रतीक का सिल्वर के लिए सिंबल है, तो आप कहेंगे गुरुजी हेऊ हो जाएगा, पारा पूछेगा तो ई हो जाएगा, सर सल्फर पूछेगा तो ई हो जाएगा। बस एक बार इसको देख लेना है। आगे मेरे मित्र याद रखना आप सभी कि बहुत सारे तत्वों के प्रतीक याद रहे न रहे, लेकिन ये जो एनसीईआरटी में कुछ तत्वों के प्रतीक दिए गए हैं इसको जरूर याद रख लेना है। सर एल्युमिनियम के लिए Al, आर्गन के लिए Ar, बेरियम के लिए Ba, बोरॉन के लिए B, ब्रोमीन के लिए Br, कैल्शियम के लिए Ca, कार्बन के लिए C, क्लोरीन के लिए Cl, कोबाल्ट के लिए CO। ध्यान में रखेंगे। कॉपर की बात करेंगे सर Cu, फ्लोरीन F, स्वर्ण गोल्ड Au, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन Fe, सीसा के लिए Pb, सीसा का लेटिन नेम से सिंबल लिया गया है, Pb4, पलम्बम
और मैग्नीशियम के लिए Mg, नियोन के लिए Ne, नाइट्रोजन के लिए N, ऑक्सीजन के लिए O, पोटेशियम के लिए K, सिलिकॉन के लिए Si, Ag यानी कि अर्जेंटम, सोडियम का सिंबल Na क्योंकि सोडियम का लैटिन नेम नाइट्रियम होता है सर, सल्फर का S, यूरेनियम का U और जिंक का Zn, ये सिंबल जरूर ध्यान में रखेंगे, एनसीईआरटी में दिया गया है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे मेरे मित्र आप सभी कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान जरूर याद रखेंगे, ऐसे तो 1 से 20 तक आपको याद रखनी है, लेकिन ये जो एनसीईआरटी के टेबल में दिए गए हैं इसको जरूर याद रखिएगा। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, आप कहेंगे याद है गुरुजी। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, याद होगा। नाइट्रोजन 7, 14, ऑक्सीजन 8, 16। ऑक्सीजन 8 क्या है? परमाणु संख्या। नाइट्रोजन 7 नाइट्रोजन की परमाणु संख्या है। सोडियम का आप सभी कहेंगे परमाणु द्रव्यमान 23 हो जाएगा। मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, कैल्शियम चला 40 हो जाएगा। आगे बढ़ो मेरे मित्र, ध्यान देना कि कई बार आपके एग्जाम में सवाल परमाणुकता यानी कि एटॉमिसिटी से पूछे जाते हैं। परमाणुकता यानी कि एटॉमिसिटी से पूछे जाते हैं। क्या होता है ये मेरे मित्र? याद रखना आप सभी कि किसी अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या उसकी परमाणुकता कहलाती है। जैसे अगर आप हाइड्रोजन को लिखोगे तो H2 लिखते हो, O2 को लिखोगे तो O2 लिखते हो। तो ये हाइड्रोजन में मौजूद कितने परमाणु हैं हाइड्रोजन के? आप कहेंगे 2, हाइड्रोजन की परमाणुकता 2 हो जाएगी। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? आप कहेंगे 2, तो सर ऑक्सीजन की परमाणुकता 2 हो जाएगी। तो किसी अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या उसकी परमाणुकता कहलाती है। याद रखना आप सभी कि जितने भी अक्रिय गैस हैं सब के सब एक परमाणुक होते हैं। लिख लो यहां पे कि सभी अक्रिय गैस एक परमाणुक होते हैं। सभी अक्रिय गैस एक परमाणुक होते हैं, बोले तो मोनो एटॉमिक होते हैं। ठीक है, केवल आर्गन और हीलियम ही नहीं, जितने भी और हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन सभी अक्रिय गैस एक परमाणुक होते हैं। मेरे मित्र याद रखना यहां पे जो तत्वों की परमाणुकता दी गई है वो अधातु और धातु के रूप में दी गई है। अब अधातु समानता गैसीय अवस्था में पाई जाती है। तो मेरे मित्र ये जो आपका आर्गन और हीलियम है, चूंकि अक्रिय गैस है तो ये एक परमाणु होंगे। आप सभी देख रहे हैं कि गुरुजी यहां भी एक परमाणु, यहां भी एक परमाणु। ऑक्सीजन के जो अणु होंगे इसको हम O2 के रूप में लिख रहे हैं, 2 परमाणु हैं तो इसको हम लोग द्विपरमाणु डायटॉमिक बोलेंगे। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो इसके अणु को H2 के रूप में लिखते हैं, सर 2 परमाणु है तो डायटॉमिक हो जाएगा। नाइट्रोजन N2 के रूप में लिखते हैं तो सर 2 परमाणु है द्विपरमाणुक हो जाएगा। क्लोरीन Cl2 लिखते हैं मेरे मित्र, ये द्विपरमाणुक हो जाएगा। फास्फोरस चतुर्थ परमाणुक है तो इसका हम लोग जो अणु लेते हैं वो कैसे लेते हैं सर? P4 के रूप में लेते हैं। मेरे मित्र सल्फर की बात करते हैं तो इसको हम लोग S8 के रूप में दर्शाते हैं। क्योंकि सल्फर में परमाणुओं की संख्या 4 से अधिक है इसीलिए इसको पॉलीएटॉमिक यानी कि बहुपरमाणुविक कहते हैं। और मेरे मित्र ये P4 और S8 लगातार सवाल पूछे जाते हैं कि P4 की परमाणुकता आप कहेंगे 4, निम्न में से कौन सा बहुपरमाणुक है तो आप कहेंगे S8। ध्यान रखना ये सब क्या है? अधातु है। सवाल कैसे पूछा जाता है कि निम्न में से फलाने अधातु की परमाणुकता क्या होगी, तो आपका ऑप्शन इसी में से कोई रहेगा। अब धातु की बात करेंगे तो याद रखना कि सोडियम एक परमाणुक होंगे, Na+ हम लोग लिखते हैं, Na+ लिखते हैं। जो आयरन है ये भी आपका एक परमाणुक होगा। एल्युमिनियम क्या होगा? एक परमाणुक होगा। और आगे बढ़ेंगे मेरे मित्र तो ध्यान रखना कॉपर भी हमारा एक परमाणुक ही होगा। कॉपर भी हमारा क्या होगा? एक परमाणुक ही होगा। तो ये ध्यान में रखेंगे कि परमाणुकता किसी अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या को बताता है। नेक्स्ट ध्यान दो, कुछ यौगिक के अणु, जैसे कि अगर हम वाटर की बात करते हैं तो सर फॉर्मूला H2O होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें मौजूद है। याद रखना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सर H2O में किस अनुपात में होंगे? 1:8 के रेशियो में होगा। किस रेशियो में होगा? 1:8 के रेशियो में होगा। हम अमोनिया की बात करेंगे, चला जी फॉर्मूला NH3 हो जाता है। इसमें कौन कौन से अणु हैं, कौन कौन से परमाणु हैं? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की। तो मेरे मित्र नाइट्रोजन और अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होगा? 14:3। हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, सर जी CO2 फॉर्मूला होता है। कार्बन और ऑक्सीजन तत्व हैं और किस अनुपात में होंगे? 3:8। अब आप कहेंगे गुरुजी क्या है? मेरे मित्र किसी भी तत्व में उसके जो अवयवी तत्व होते, किसी भी यौगिक में उसके जो अवयवी तत्व होते हैं वो भार के विचार से हमेशा एक निश्चित अनुपात में होते हैं। और याद रखना इसको हम लोग निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं जो कि प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। याद रखना कि H2O में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं तो इसकी द्रव्यमान कितनी होगी? 2।
और ऑक्सीजन के 1 है, तो सर इसके द्रव्यमान कितना होगा 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यही लिखा हुआ है द्रव्यमान अनुपात 1:8। सर अमोनिया में नाइट्रोजन के 1 परमाणु है तो एटॉमिक मास नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान 1, 3 का 3 हो जाएगा, तो ये 14:3 क्या हो जाएगा 14:3 हो जाएगा। मेरे मित्र जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 12, और ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है, 2 है, ये क्या हो जाएगा 32। और आप सभी कहेंगे कि 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 8 है 32, इसी को 3:8 के रेशियो में लिखा गया है। तो मेरे मित्र किसी भी यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार के विचार से हमेशा एक निश्चित अनुपात में होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं, जो किसके द्वारा दिया गया आप सभी कहेंगे प्राउस्ट के द्वारा दिया गया। ठीक है, किसके द्वारा प्राउस्ट के द्वारा दिया गया। अब मेरे मित्र ध्यान देना, बहुत सारे मित्र हमारे कंफ्यूज रहते हैं कि गुरुजी ये कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है। एक्चुअली आप जो यहाँ पे देख रहे हो इन सभी को हम लोग मूलक भी कहते हैं या फिर पॉलीएटॉमिक आयन के रूप में भी देखते हैं, इसको हम लोग रेडिकल्स भी कहते हैं। क्या होते हैं सर ये? सर ये परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जिसमें पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होता है। आप सबों को मालूम है कि धातु में इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की प्रवृत्ति होती है, और कोई भी चीज अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो वो पॉजिटिव आयन बनाएगा। तेरा पास है तब ना तू खर्चा कर रहा है, ना होगा तो स्वर ऋण में रहेंगे। तो मेरे मित्र अधातु हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, ग्रहण करती है, इसीलिए जो अधातु के आयन होते हैं वो निगेटिव होते हैं। तो धातु के आयन पॉजिटिव आयन बनाते हैं, अधातु के आयन निगेटिव आयन बनाते हैं। गौर फरमाना कि सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर और कॉपर ये सब धातु हैं, और आप देखेंगे Na+, K+, Ag+, कॉपर, Cu+। अब इस पे जितना सर आयन है, मतलब ये जो सोडियम आयन है इस पे Na+ है, पोटेशियम Na+, Ag+, Cu+, तो इस पे एक ही प्लस है, तो इन सभी की वैलेंसी भी कितनी होगी एक ही होगी। अब आप देखो कि मेरे मित्र मैग्नीशियम Mg2+, कैल्शियम Ca2+, जिंक Zn2+, आयरन Fe2+, कॉपर Cu2+। कॉपर चूंकि वेरिएबल वैलेंसी प्रदर्शित करती है, कॉपर की जो संयोजकता होती है वो 1 से ज्यादा होती है। तो मेरे मित्र आप सभी कहते हैं कॉपर की संयोजकता हम कहीं कहीं 1 भी लेते हैं और कहीं कहीं 2 लेते हैं, तो जहां पे 1 ले रहे हैं तो वो Cu+ हो जाएगा, जहां पे हम कॉपर की संयोजकता 2 ले रहे हैं वहां पे सर ये Cu2+ हो जाएगा। क्या होगा Cu2+ हो जाएगा। तो कॉपर 2 आयन की संयोजकता आप कहेंगे 2 हो जाएगी। एल्युमिनियम Al3+, Fe3, आप सभी कहेंगे आयरन 3 की बात करेंगे तो Fe3+ लिखेंगे। मेरे मित्र अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो आप सभी याद रखना H+, हाइड्राइड की बात करेंगे तो H-। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आयन बनाता है हाइड्रोजन। याद रखना पॉजिटिव है तो हाइड्रोजन आयन है और निगेटिव है तो हाइड्राइड हो जाएगा। मेरे मित्र क्लोराइड आप सभी कहेंगे Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-, ऑक्साइड O2-, सल्फाइड H2-। ये ध्यान में रखना आप सभी। नाइट्राइड क्या होगा N3-। क्या होगा N3-। अब इसी तरीके से अमोनियम आयन की चर्चा करेंगे NH4+, हाइड्रोक्साइड आयन की चर्चा करेंगे OH- आयन, नाइट्रेट आयन की चर्चा करेंगे NO3-, हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करेंगे HCO3-, कार्बोनेट CO3-2-, सल्फाइड SO3-2-, सल्फेट SO4-2-, फॉस्फेट PO4-3-। सवाल पूछा गया था पिछले एग्जाम में कि निम्न में से फॉस्फेट का अणुसूत्र है तो आप कहेंगे PO4-3-, सल्फाइड का अणुसूत्र है SO3-2-, सल्फेट SO4-2-, कार्बोनेट CO3-2-, बाइकार्बोनेट HCO3-। तो याद रखना पड़ेगा। चला इन सभी चीजों को ध्यान में रखेंगे। और ये क्या है तो समान, सरल और बहुपरमाणुक आयन है। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान देना कि ये यहाँ पे थॉमसन का परमाणु मॉडल है। क्या है थॉमसन का परमाणु मॉडल, जिसमें थॉमसन ने परमाणु के बारे में क्या बताया था। तो आप सभी ध्यान रखेंगे कि थॉमसन ने परमाणु के बारे में बताया था कि परमाणु धनात्मक आवेश का एक गोला है। परमाणु क्या है धनात्मक आवेश का एक गोला है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखना, साथ ही उन्होंने ये बताया कि इस धनात्मक आवेश के गोला में इलेक्ट्रॉन इंबेडेड होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन धंसा होता है। याद रखेंगे कि थॉमसन का परमाणु मॉडल परमाणु संरचना को समझाने वाला पहला मॉडल था। ये विफल हो गया अलग बात है, लेकिन सर अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि निम्न में से किस वैज्ञानिक के द्वारा परमाणु संरचना को समझने हेतु पहला परमाणुिक मॉडल दिया गया था, आप सभी कहेंगे थॉमसन के द्वारा।
ध्यान रखना कि थॉमसन ने अपने परमाणविक मॉडल में क्या बताया। थॉमसन ने अपने परमाणविक मॉडल में बताया कि परमाणु धनात्मक आवेश का एक गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धसे होते हैं। साथ ही मेरे मित्र इन्होंने ये भी बताया कि चूंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युतता उदासीन होते हैं। कई बार सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, निम्न में से किस परमाणविक मॉडल के द्वारा परमाणु की उदासीनता की व्याख्या होती है। आप सभी कहेंगे थॉमसन परमाणु मॉडल के द्वारा परमाणु की उदासीनता की व्याख्या होती है। या अगर ऐसे सवाल पूछा जाए कि परमाणु की उदासीनता का व्याख्या करने वाला पहला मॉडल, आप सभी कहेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। मेरे मित्र थॉमसन एटॉमिक मॉडल को हम लोग वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। सवाल ये भी पूछा गया था कि निम्न में से थॉमसन परमाणु मॉडल की तुलना किस फल से की गई। आप कहेंगे वाटरमेलन का मतलब तरबूज होता है, मतलब तरबूज से की गई। मेरे मित्र थॉमसन एटॉमिक मॉडल को रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। ध्यान देना आप सभी कि ये थॉमसन मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, सर जे थॉमसन के द्वारा, जिन्होंने सर इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और इलेक्ट्रॉन की खोज के चलते सर 1906 में इसको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। ये बात ध्यान में रखना। मेरे मित्र सवाल ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से जे थॉमसन को किस चीज की खोज हेतु 1906 में नोबेल पुरस्कार मिला था। आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। परमाणु की उदासीनता का व्याख्या थॉमसन का परमाणु मॉडल करता है। सबसे पहला परमाणु संरचना को समझने वाला मॉडल थॉमसन मॉडल। वाटरमेलन मॉडल आप कहेंगे थॉमसन का मॉडल था। रेजिन पुडिंग मॉडल आप सभी कहेंगे थॉमसन का मॉडल था। मामला सॉल्व है, आप कहेंगे बिल्कुल। जब थॉमसन फेल हो गए तो मेरे मित्र बोर आए और बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। बोर के एटॉमिक मॉडल को सोलर सिस्टम मॉडल कहते हैं, ये ध्यान में रखना। सौर मंडलीय मॉडल भी कहते हैं बोर के परमाणविक मॉडल को। बोर ने अपने परमाणविक मॉडल में यह बताया था कि परमाणु जो है वो गोलीय होता है, यानी कि सर वृत्ताकार होता है, स्फेरिकल होता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। अब मेरे मित्र ये ध्यान देना आप सभी कि जो परमाणु की संरचना के बारे में रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें इन्होंने किसको शामिल किया था, सर अल्फा पार्टिकल्स को। अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, डबली चार्ज ऑफ हीलियम एटम्स, जिसपे अगर हम लोग आवेश की बात करते हैं तो कितना चार्ज लेते हैं हम लोग, 2+। और मेरे मित्र हम लोग क्या कहते हैं कि सर ये जो हमारा हीलियम है इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, आप सभी कहते हैं 4। रदरफोर्ड ने परमाणविक मॉडल को बताने के लिए किस चीज पे प्रयोग किया था, आप सभी याद रखना, सोने की पन्नी गोल्ड फॉइल पे प्रयोग किया था। रदरफोर्ड ने ही परमाणु के परमाणु के केंद्र में किसकी खोज की थी, नाभिक की खोज की थी। और इसीलिए रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक बोला जाता है। यह ध्यान में रखेंगे मेरे मित्र। यहां पे रदरफोर्ड के बारे में क्या कहा जा रहा है कि इसे नाभिकीय भौतिकी का जनक पूछा जाता है, जनक बोला जाता है या माना जाता था। तो सीधा सवाल पूछा जाता है, निम्न में से किस वैज्ञानिक को नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है, आप कहेंगे रदरफोर्ड। ध्यान रखना कि इन्होंने रेडियो एक्टिविटी में भी अपना योगदान दिया था, यानी कि रेडियोधर्मिता में भी अपना योगदान दिया था। और गोल्ड यानी कि सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु की नाभिक की खोज के लिए सर वे बहुत प्रसिद्ध हुए थे। सोने की पन्नी द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए वो क्या हुए थे, बहुत प्रसिद्ध हुए थे। और इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला, 1908 में मिला। कब मिला, 1908 में। हालांकि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है वो सर परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पा रहा था। रदरफोर्ड ने यह बताया कि सर परमाणु के केंद्र में जो नाभिक होता है इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, इस बात का एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो मेरे मित्र तब कौन आए, नील बोर आए। कौन आए, नील बोर, जिन्होंने क्या बताया कि जो परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने की बात रदरफोर्ड द्वारा की गई है वो बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा सुधार ये करना है कि परमाणु में जो आपका मतलब इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर किसी डिस्क्रीट सेल में यानी कि किसी विभक्त कक्षा में चक्कर लगाता है। और जब परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन सर एक विभक्त कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसके ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। और बोर ने ब्यूरी नामक वैज्ञानिक के साथ मिलकर के क्या किया, बोर ब्यूरी स्कीम दिया, जिसमें उन्होंने यह बताया था किसी परमाणु में
जो कक्षा है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, 2n² हो सकती है। याद रखना कि बोर के एटॉमिक मॉडल को प्लैनेटरी एटॉमिक मॉडल के नाम से जाना जाता है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में यह सवाल पूछा गया था। ठीक है, साथ ही मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि 1922 में 1922 में परमाणु संरचना में अपना योगदान के लिए सर इसे भी नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1906 में थॉमसन चा को दिया गया, और 1908 में तो आप सभी कहेंगे रदरफोर्ड बाबा को, और 1922 में तो आप सभी कहेंगे नील बोर को नोबेल पुरस्कार मिला। अब नील बोर के कुछ बुक्स भी थे, द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, एटॉमिक थ्योरी, और द डिस्कवरी ऑफ एटम, सॉरी द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। ये क्या थे, नील बोर के कुछ बुक थे। इस बुक का भी नाम याद रखेंगे, आपके लिए जरूरी है। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान देना कि ये कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मैंने कई बार बताया है। ठीक है, कक्षा आधार पे हो या सर उप कक्षा आधार पे, आप कहेंगे सर आसानी से हमें आता है। तो ये मैंने सिर्फ एक झलक दे दिया है कि किसी भी परमाणु के प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है। ध्यान रखना आप सभी, ये अगर हमारा ये परमाणु है और इसका ये नाभिक है, तो इसके साथ जो सटा हुआ कक्षा होगा वो पहला कक्षा K कहलाएगा, इसके बाद का कक्षा L, और इसके बाद का कक्षा M। तो परमाणु के जो कक्षा हैं उसको हम KLMN से रिप्रेजेंट करते हैं। सवाल पूछा गया था टेक्नीशियन ग्रेड 3 में कि निम्न में से परमाणु के कक्षा को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आप कहेंगे KLM से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब किसी परमाणु के प्रत्येक कक्षा में, या फिर आप कह सकते हो कि किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या मेरे मित्र आप सभी याद रखना 2n² होती है, जहां n क्या है, तो जहां n इक्वल टू कक्षा संख्या, n इक्वल टू क्या है, कक्षा संख्या। तो पहला कक्षा K है, तो K में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो आप सभी कहेंगे 2n², 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। L कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, आप सभी कहेंगे 8 हो जाएगा। M में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी सर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, आप कहेंगे 18 हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान देना कि किसी भी तत्व को अगर हम उसे उसके परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के सहारे रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए सिंबल कैसे लिखाएगा। तो मान लो कि ये हमारा तत्व कोई x है, तो इस x तत्व का जो परमाणु संख्या होगा वो नीचे लिखेंगे। याद रखना परमाणु संख्या को z से रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव्यमान संख्या को a से। द्रव्यमान संख्या जो है वो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। परमाणु संख्या जो है वो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, और प्रोटॉन की संख्या किसी परमाणु में जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो आप सभी ये ध्यान देना कि अगर हमारा कोई तत्व x है तो उसको परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के सहारे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप सभी कहेंगे कि सर जो नीचे में हमारा लेफ्ट साइड में क्या लिखाएगा, परमाणु संख्या, ऊपर में हमारा आप कहेंगे द्रव्यमान संख्या। जैसे कि सोडियम का परमाणु है Na, एटॉमिक नंबर 11 होता है, एटॉमिक मास 23। तो ये सोडियम के परमाणु का क्या है, आप कहेंगे परमाणु संख्या और द्रव्यमान के रूप में सांकेतिक निरूपण है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, मास 16। इसी तरीके से आप सर क्लोरीन की बात कर लो 17, 35.5। ये सिंबल भी ध्यान रखेंगे कि किसी भी तत्व को अगर उसके परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के सहारे रिप्रेजेंट करेंगे, परमाणु संख्या को सर लेफ्ट साइड में नीचे की ओर और द्रव्यमान संख्या को लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर लिखा जाएगा। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि यहां पे ये समस्थानिक के उपयोग हैं। क्या है, यूसेज ऑफ आइसोटॉप। आइसोटॉप आप सबों को मालूम है, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाता है। अब ध्यान रखना कि यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग कहां किया जाता है, परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग करते हैं। घेघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग करते हैं। इस तीनों में से कोई भी चीज आपके एग्जाम में आ सकता है, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट मेरे मित्र याद रखेंगे कि ये यहाँ पे जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाच ग्लास में इकट्ठा करना। मेरे मित्र याद रखना कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया होती है तो 2MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम रिबन जो है वो क्या है, मैग्नीशियम, और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो याद रखना आप सभी कि मेरे मित्र ये जो मैग्नीशियम का वायु में दहन होगा, इसमें मैग्नीशियम के दहन से कौन सी ज्वाला निकलेगी सर, सफेद
सर मैग्नीशियम का वायु में दहन से सफेद ज्वाला प्रज्वलित होती है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया है। मैग्नीशियम के मैग्नीशियम के दहन से मैग्नीशियम के दहन से सफेद चमकदार मैग्नीशियम के दहन से सफेद चमकदार ज्वाला ज्वाला उत्पन्न होती है, ज्वाला उत्पन्न होती है। ये बात आप सभी ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट ध्यान दो, यहां पे ये कुछ आपको स्क्रीनशॉट बहुत ज्यादा लिखा हुआ मिल रहा होगा, बहुत ज्यादा को नहीं ध्यान देना है, बस याद रखना कहीं भी केमिकल रिएक्शन होंगे, रासायनिक अभिक्रिया होगी तो रासायनिक अभिक्रिया के कुछ लक्षण होंगे। डिट्टो सवाल टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछे गए थे मेरे मित्रों कि रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण हैं अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निष्कासन, तापमान में परिवर्तन। मतलब कहीं भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, कहीं भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो या तो सर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा, या फिर रंग में परिवर्तन होगा, या फिर गैस का निष्कासन होगा अथवा उत्सर्जन होगा, और फिर क्या होगा, तापमान में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर। दैट्स ऑल आर नॉन एज द सिम्टम्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान देना, ये कुछ मैंने रिएक्शन लिखा है और ये रिएक्शन आपके लिए जरूरी है। क्या कि लोहा के 3 परमाणु जल के 4 अणु के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 प्लस 4H2 गैस रिलीज करेगा। तो सवाल पूछा गया था लोहा के कितने परमाणु जल के, सर लोहा के 3 परमाणु जल के कितने अणु से अभिक्रिया करते हैं, आप कहेंगे 4 अणु। याद रखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन गैस के साथ 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अभिक्रिया करती है, सर कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन गैस के साथ 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अभिक्रिया करती है तब ये CH3OH मेथनॉल बना लेता है। ये बात भी ध्यान रखना। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान दो कि ये यहां पे कहा गया है कि दीवारों की सफेदी में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आप सभी कहेंगे सर बुझा हुआ चूना का। अब सवाल ये नहीं है कि दीवारों की सफेदी में बुझे हुए चूने का उपयोग किया जाता है, सवाल ये है कि जब आप दीवारों की सफेदी करते हो तो चमक जो है आपको एक अद्भुत चमक दिखाई पड़ती है, पूरा सफेद सफेद दिखाई पड़ता है, और ये चमक आपको कुछ दिन के बाद दिखाई पड़ता है। किसके वजह से, सर इस रिएक्शन के वजह से। एक्चुअली दीवारों पे जो आप सफेदी करते हो तो उसमें जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो हमारे वायु के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और H2O बना लेता है, और मेरे मित्र इसी कैल्शियम कार्बोनेट के पतली परत के निर्माण के चलते दीवारों पर चमक आती है। तो याद रखना कि CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 के साथ अभिक्रिया करती है तो ये क्या बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, ये वाटर सर वायुमंडल में वाष्पित हो जाता है, और इसी कैल्शियम कार्बोनेट बनने के चलते दीवारों में क्या होती है, आपको सर चमक दिखाई पड़ती है। और कहा भी जा रहा है कि सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, इससे दीवारों पर चमक आती है। और रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट ही है। पूछा गया सवाल है कि निम्न में से संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, तो आप सभी कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान देना, यहां पे कहा जा रहा है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाली प्रखनली को गर्म करने तथा गंध सूंघने की सही विधि। आप कहेंगे क्या गुरुजी हम लोग एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे, ना चला एक्सपेरिमेंट करने ना जाना है, लेकिन ये जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाली प्रखनली को गर्म करने तथा सूंघने की सही विधि कह रहा है, तो आपको यह समझना है कि जब FeSO4 फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो मेरे मित्र Fe2O3 फेरस ऑक्साइड, SO23 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज होते हैं। तो सवाल आपसे यह पूछा जाता है कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर निम्न में से कौन सी गैस रिलीज होती है, आप कहेंगे SO2 और SO3। SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 को सल्फर ट्राइऑक्साइड बोलते हैं, आपको यह ध्यान में रखना है। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान दो कि यहां पे भी रिएक्शन है कि लेड नाइट्रेट का तापन तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्पन्न। आप कहेंगे गुरुजी इसका क्या मतलब हुआ, सवाल ये पूछा जाता है कि PbNO3 लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तो निम्न में से किस यौगिक का भूरा रंग का धुआं निकलता है। तो याद रखना लेड नाइट्रेट को जब आप गर्म करेंगे तो ये लेड ऑक्साइड PbONO2 प्लस O2 रिलीज करेगा। अब याद रखना इसको हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और मेरे मित्र ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसका आपको क्या मिलता है, भूरे रंग का धुआं मिलता है। क्या मिलता है, भूरे रंग का धुआं।
तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं निम्न में से किसके कारण होता है? आप कहेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान देना, ये आपका जल का वैद्युत अपघटन है। याद रखेंगे कि जब आप H2O यानी कि सर वाटर से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो आपको क्या मिलेगी? सर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मिलेंगे। तो जल के वैद्युत अपघटन से निम्न में से किस गैस का बुलबुला प्राप्त होता है? आप कहेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बुलबुला प्राप्त होता है। आगे बढ़ेंगे मेरे मित्र, ध्यान देना, कहा जा रहा है प्रयोग से पहले तथा उसके उपरांत लोहे की कील तथा कॉपर सल्फेट के विलयन की तुलना। मेरे मित्र याद रखेंगे कि जब लोहा और कॉपर सल्फेट के बीच अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? फेरस सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा। मेरे मित्र जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाएगा तो लोहे की कील का रंग कैसा हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर भूरा हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि ये लोहा का कील है, जब इसको कॉपर सल्फेट विलयन में डाला गया तो ये किस कलर का है? आप कहेंगे भूरे रंग का है। तो ये बात भी आप सभी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि यहां पे बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड का निर्माण है। मेरे मित्र जो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण है ये कैसे हो रहा है? तो सर सोडियम सल्फेट के विलयन युक्त प्रखनली, बेरियम क्लोराइड के विलयन युक्त प्रखनली में सोडियम सल्फेट का विलयन युक्त प्रखनली का जो पदार्थ है उसको मिलाया जा रहा है। तो याद रखना कि जब Na2SO4 सोडियम सल्फेट और BaCl2 बेरियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया होती है तो सर BaSO4 बेरियम सल्फेट और NaCl का निर्माण होता है। BaSO4 क्या करता है? सर एक श्वेत अवक्षेप का निर्माण करता है। और ये जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो मेरे मित्र कई बार सवाल पूछा जाता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो आप कहेंगे आयनों के विनिमय से होने वाली अभिक्रिया है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया का ये एग्जांपल मोस्ट भी आया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सर इसी से पूछे गए थे कि जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो निम्न में से किसका श्वेत अवक्षेप प्राप्त होगा? अब अवक्षेप होगा तो ये तो सर अर्ध ठोस होता है, सेमी सॉलिड के रूप में होता है। तो मेरे मित्र कई बार सवाल यह भी पूछा गया कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया से निम्न में से कौन सा ठोस पदार्थ निर्मित होता है? तो आप सभी कहेंगे बेरियम सल्फेट का ठोस रूप होता है। बेरियम सल्फेट श्वेत अवक्षेप है। यह अभिक्रिया आप कह सकते हो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के रूप में जानी जाएगी। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान देना कि ये यहां पे कॉपर ऑक्साइड का क्या है? आप सभी कहेंगे सर उपचयन। ये कैसे संभव हो गया गुरुजी? मेरे मित्र ध्यान दो कि कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में उपचयन है। जब कॉपर को आप क्या करते हो? वायु में जलाते हो। कॉपर को जब आप वायु में जलाते हो तो ये क्या बन जाता है? सर CuO कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉपर ऑक्साइड। चूंकि सर कॉपर में ऑक्सीजन जुट रहा है इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? सर यहां कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि कॉपर का क्या हो रहा है? तो आप सभी कहेंगे सर उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। तो ये भी ध्यान में रखना कि कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाना उपचयन कहलाता है और कॉपर ऑक्साइड से कॉपर प्राप्त हो जाना अपचयन कहलाता है। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान देंगे यहां पे ये कहा जा रहा है कि लिटमस जो है वो लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है, ठीक है, जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक प्लांट से निकाला जाता है। तो चला लिटमस क्या है? लिटमस क्या है? आप सभी कहेंगे एसिड बेस इंडिकेटर। लिटमस क्या है चला? आप कहेंगे एसिड बेस इंडिकेटर है, यानी कि अम्ल क्षार सूचक है। इसको हम लोग किस प्रकार का अम्ल क्षार सूचक कहते हैं? आप सभी कहेंगे सर ये प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है। कौन सा? प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक। किससे निकाला जाता है? थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक प्लांट से निकाला जाता है। याद रखना कि लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय और ना ही क्षारकीय होती है तब इसका कलर कैसा होता है? बैगनी रंग का होता है। तो सवाल कई बार ये पूछा जाता है कि लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय होता है तब इसका रंग कैसा होता है? आप कहेंगे बैगनी होता है। ध्यान रखेंगे कि सिर्फ लिटमस ही नहीं, ऐसे बहुत सारे सर प्राकृतिक पदार्थ हैं जो एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में काम आते हैं, जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया एवं जेरेनियम जैसे फूलों की पंखुड़ियां सर अम्ल क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं। तो याद रखना लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, जेरेनियम ये सब क्या है? प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है। मेरे मित्र यहीं पे याद रखेंगे कि मेथिल ऑरेंज,
मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, ठीक है, और आपका फिनोलेप्थिलीन, फिनोएफ्थिलीन, मेथिल ऑरेंज और फिनोलेप्थिलीन, ये क्या है आप याद रखना, संश्लेषित अम्ल क्षार सूचक है। क्या है? संश्लेषित अम्ल क्षार सूचक, सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर। मेरे मित्र सवाल आपका इससे भी पूछा गया था कि निम्न में से सर गंधीय सूचक है, तो याद रखना आप सभी कि गंधीय सूचक के रूप में हम लोग किसका उदाहरण देते हैं सर? जो हमारा गंधीय सूचक है उसमें प्याज आ जाता है, ठीक है, वनीला इसेंस, या सिंपल लिख लो आप सभी, वनीला इसेंस, वनीला इसेंस और लौंग का तेल, इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोव ऑयल कहते हैं। तो वनीला इसेंस और लौंग का तेल आप कहेंगे गंधीय सूचक का उदाहरण हो जाता है। आगे मेरे मित्र ध्यान देना कि यहां पे दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ तनु सल्फ्यूरिक की अभिक्रिया हो रही है और ज्वलन द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच हो रही है। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि जब भी कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी, यहाँ पे जिंक जो है वो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल सर H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर रही है, तो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो ये तो एक बेसिक प्रॉपर्टीज है किसी भी धातु की कि सर जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा? आप सभी कहेंगे हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। अब ये हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है, इसकी जांच कैसे होगा? तो मेरे मित्र जब आप यहां इस बुलबुले के पास क्या करेंगे सर, कोई जलता हुआ चिंगारी लेके जाएंगे तो आपको फट की ध्वनि आएगी, यानी कि पॉप की ध्वनि आएगी। तो याद रखना कि हाइड्रोजन गैस के जलने पर निम्न में से किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है? आप कहेंगे पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है, जो क्या बता रही है कि इस बुलबुला में हाइड्रोजन गैस है। फटफट की ध्वनि, पॉप पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है, जो हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को इंडिकेट करता है। तो हाइड्रोजन गैस की जांच में कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है? आप कहेंगे फट फट या पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। ये इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने इस डायग्राम को यहां लगाया। अब आगे ध्यान देना कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारना मेरे मित्र सिंपल है। यहां पे अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गैस से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं? गुजारते हैं, तो ये क्या बना लेगा? आप कहेंगे COCO3 प्लस H2O बनेगा, CaCO3 प्लस H2O। अब याद रखना कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन कैसा हो जाएगा? दुधिया। क्यों? क्योंकि सर ये कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, और इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से क्या होगी सर? एक अलग सा सफेदी यानी कि चमक आएगी। तो आप सभी कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारने पर आपको दुधिया रंग मिलेगा। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान रखना कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, सभी क्षार जल में नहीं घुलते हैं, और जो क्षार जल में घुल जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? जल में घुलनशील क्षारक को क्षार यानी कि अल्कली कहते हैं। तो आप सभी कहेंगे कि सभी बेस जल में डिसॉल्व नहीं होते हैं, सभी बेस जल में डिसॉल्व नहीं होते हैं, और वो बेस जो जल में डिसॉल्व हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? अल्कली यानी कि क्षार कहलाते हैं, जिसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है, और ये प्राकृतिक संक्षारक होती है। और मेरे मित्र ध्यान रखना कि जो क्षार होते हैं इसको जब आप टच करेंगे तो ये बहुत ज्यादा आपको सॉफ्टनेस फील करवाएगा, यानी कि ये बहुत ज्यादा मुलायम होता है। नेक्स्ट ध्यान देना कि अगर कहीं पे भी आपको ये सिंबल मिल जाए और कह दे कि ये किस प्रकार की चेतावनी है, तो आप कहेंगे सांद्र अम्ल और क्षारक वाले बर्तनों पर लगे चेतावनी का चिन्ह है। तो सांद्र अम्ल और सांद्र क्षारक जो होंगे उसमें यहां पे आपको चेतावनी सिंबल क्या होगा? कुछ इस तरीके से होगा, जो ये बता रहा है कि अगर ये हाथ पर गिरेगा तो हाथ इस तरह से खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सबों को मालूम है कि जो सांद्र अम्ल और सांद्र क्षार होगा वो कहीं ना कहीं क्या होगा? आप सभी कहेंगे संक्षारकीय प्रवृत्ति के होंगे, वो हमको हानि पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान देना कि बढ़ती हुई अम्लता ये पीएच स्केल है, और आप सभी कहेंगे कि पीएच स्केल पे ये जो 7 से इधर आएंगे तो सर अम्ल को बताएगा, 7 से इधर जाएंगे तो क्षार को बताएगा। ध्यान रखना आप सभी कि पीएच वैल्यू 7 से जितना कम होगा विलयन हमारा उतना ज्यादा अम्लीय होगा, पीएच वैल्यू 7 से जितना ज्यादा होगा विलयन हमारा क्या होगा? उतना ज्यादा क्षारीय होगा। और पीएच वैल्यू अगर किसी विलयन की 7 है तो आप कहेंगे उदासीन हो जाएगा। सर पीएच स्केल की खोज किसने करा? सोरेनसन ने करा, ध्यान रखना। नेक्स्ट ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं?
तो सर यूनिवर्सल इंडिकेटर को सार्वत्रिक अम्ल क्षार सूचक बोला जाता है। कई एसिड बेस इंडिकेटर को आपस में मिलाने से यूनिवर्सल एसिड बेस इंडिकेटर तैयार होता है। और याद रखना कि इसकी खासियत होती है कि सर ये अलग अलग पीएच वैल्यू के लिए अलग अलग रंग प्रदर्शित करता है। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, आपके टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम में यह सवाल पूछा गया था कि सार्वत्रिक अम्ल क्षार सूचक में गहरा लाल रंग निम्न में से डैश को प्रदर्शित करता है। याद रखना, सार्वत्रिक अम्ल क्षार सूचक में सर गहरा लाल रंग प्रबल अम्लीय विलयन को सूचित करता है। किसको सूचित करता है? प्रबल अम्लीय विलयन को सूचित करता है, याद रखेंगे। और मेरे मित्र, जो आपका यूनिवर्सल एसिड बेस इंडिकेटर है, इसमें आपका जो गहरा हरा रंग है ये किसको सूचित कर रहा है? प्रबल क्षारकीय विलयन को सूचित कर रहा है। ये बात ध्यान में रखना, प्रबल क्षारकीय विलयन को सूचित कर रहा है, ये बात ध्यान में रखना। और ये दोनों सवाल पूछे गए थे कि यूनिवर्सल एसिड बेस इंडिकेटर में गहरा लाल रंग आप कहेंगे प्रबल अम्लीय विलयन को प्रदर्शित कर रहा है, गहरा नीला रंग आप सभी कहेंगे सर प्रबल क्षार को प्रदर्शित कर रहा है। अब यहां पे कुछ पदार्थ के पीएच वैल्यू दिए गए हैं, इसको एज इट इज ध्यान में रखेंगे। जो जठर रस है यानी कि गैस्ट्रिक जूस है, इसका पीएच वैल्यू लगभग कितना होगा? लगभग, याद रखना, लगभग 1.2। जो ऑप्शन में लगभग 1.2 लिखा होगा ओकरे टिक करेंगे। नींबू का रस, तो आप सभी याद रखना कि सर नींबू के रस का जो पीएच होगा ये लगभग हमारा कितना हो जाएगा? सर लगभग 2.2 हो जाएगा। सर शुद्ध जल का पीएच वैल्यू, शुद्ध जल का पीएच वैल्यू 7 हो जाएगा। रक्त का पीएच वैल्यू याद रखना 7.4 हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू तो आप सभी याद रखना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू 10 हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू 10। और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का पीएच कितना होगा? याद रखना लगभग 14। तो कई बार सवाल ये पूछ लिया जाता है निम्न में से किस पदार्थ का पीएच वैल्यू सर्वाधिक होगा, और आपके ऑप्शन में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे ऑप्शन दिए हुए रहते हैं। याद रहेगा तब इन क्वेश्चन बनेगा। चलो आगे देखो क्या कहा जा रहा है कि सर दूसरे ग्रहों पे अम्ल पदार्थ आपको याद रखना होगा कि जो हमारे पास प्लैनेट हैं उसमें से शुक्र ग्रह ऐसा है जिसका वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत बादलों से बना हुआ है। तो अगर आपसे यह सवाल कर लिया जाए कि निम्न में से किस ग्रह पे सल्फ्यूरिक अम्ल का मोटा श्वेत पीला बादल होता है, आप सभी कहेंगे शुक्र ग्रह पर। याद रखना आप सभी। अगर आपसे यह सवाल कर लिया जाए कि अम्ल वर्षा का पीएच वैल्यू कितना होता है, अम्ल वर्षा का पीएच वैल्यू जो कि कई बार पूछा गया है, याद रखेंगे आप सभी 5.6 से कम, 5.6 से कम। दंत क्षय के लिए मुंह का पीएच वैल्यू, तो दंत क्षय आपका तब होगा जब मुंह का पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाएगा। मेरे मित्र, हमारा शरीर सर पीएच के एक संकीर्ण रेंज में काम करता है जो कि कितना है? 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। ये बात ध्यान में रखेंगे और ये तीनों पीएच वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ध्यान देना आप सभी कि प्रकृति भी उदासीनीकरण का विकल्प देती है, नेचर में भी उदासीनीकरण का विकल्प मौजूद है। आप कहेंगे कैसे? तो सर एनसीईआरटी का ये टेबल वही बता रहा है। कहा जा रहा है कि नेटल एक शाकीय पौधा है जो जंगलों में उपजता है। इसके पत्ते में डंकनुमा बाल होते हैं जो अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द महसूस होता है। इन बालों से मेथनोइक अम्ल का स्राव होने के कारण यह दर्द होता है। तो सवाल आपसे पूछा जाता है कि नेटल लीफ में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप कहेंगे मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। और मेरे मित्र, आश्चर्य की बात यह है कि जब आप जंगल में घूम रहे हो और नेटल लीफ आपके बॉडी को छू जाए और आपको तेज जलन हो, तो प्रकृति ने इसी नेटल लीफ के जड़ के नीचे में एक अनदर प्लांट दिया हुआ है जिसको हम लोग डॉग पौधा कहते हैं। तो जहां पे ये नेटल लीफ आपके बॉडी से टच हुआ है, वहां पे अगर आप डॉग पौधे की पत्ती को रगड़ते हैं तो आपको राहत मिल जाएगी दर्द से। इसीलिए कहा गया कि प्रकृति भी उदासीनीकरण का मौका देती है। नेक्स्ट ध्यान देना, कुछ प्राकृतिक अम्ल और उसके स्रोत यूं तो याद ही होगा। सिरका में एसिटिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, सर खट्टा दूध दही में लैक्टिक अम्ल होगा, नींबू में सिट्रिक अम्ल, चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल, नेटल के डंक में मेथनोइक अम्ल। ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट मेरे मित्र, ये क्या है? आप सभी कहेंगे क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्लोर एल्कली प्रोसेस। और याद रखना इसमें क्या होता है? तो सर NaCl के जलीय विलयन से
जब वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है NaCl के जलीय विलयन से, जब वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। मेरे मित्र ध्यान रखना, क्योंकि इस प्रक्रिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है और क्लोरीन गैस उत्पन्न होता है, इसीलिए इस प्रक्रिया को हम लोग क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। मेरे मित्र क्लोर एल्कली प्रोसेस में ये जो आपका क्लोरीन है ये आपको कहां मिलता है सर? एनोड पर मिलता है। और जो हाइड्रोजन है ये कहां मिलता है? कैथोड पर मिलता है। तो कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है, कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि क्लोर एल्कली प्रोसेस में निम्न में से किस इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है? आप कहेंगे कैथोड। और किस पे आपका क्लोरीन गैस उत्पन्न होता है? आप कहेंगे एनोड। ध्यान रखना, क्लोरीन गैस की उपयोगिता हम लोग कहां कहां लाते हैं? जल की स्वच्छता, स्विमिंग पूल, पीवीसी, रोगाणुनाशक और सीएफसी कीटनाशक में। H2 का उपयोग हम लोग, हाइड्रोजन गैस का उपयोग ईंधन, मार्गरीन खाद के लिए, अमोनिया इत्यादि के निर्माण में। और नमक के घोल का उपयोग धातुओं से ग्रीस हटाने, साबुन, अपमार्जक, कागज बनाने के लिए और कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट ध्यान देना आप सभी कि एनोडीकरण, एनोडाइजेशन क्या होता है? मेरे मित्र एल्युमिनियम के जो आर्टिकल्स होते हैं उसको जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर में क्या किया जाता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक मोटा परत जमा दिया जाता है, जिसको हम लोग एनोडीकरण कहते हैं। सर क्या कहा जा रहा है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या है? एनोडीकरण है। ठीक है, वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु का एनोड बनाकर तन्यु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका वैद्युत अपघटन किया जाता है। तो याद रखना, एनोडाइजिंग प्रोसेस में या एनोडाइजिंग प्रोसेस में जो एनोड है वो किसका बना होता है? एल्युमिनियम का। और मेरे मित्र जो विलयन है, जो वैद्युत अपघट के रूप में कार्य करता है, वो क्या है? आप सभी कहेंगे सर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो एनोडाइजिंग की प्रोसेस में एनोड निम्न में से किसका बनाया जाता है? एल्युमिनियम का। एनोडाइजिंग के प्रोसेस में निम्न में से किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? आप कहेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देना, एक्वा रीजिया, इसको हम लोग रॉयल वाटर भी बोलते हैं या रॉयल जल भी बोलते हैं, लेटिन शब्द है ये, जो कि मेरे मित्र क्या होता है? 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। कैपेसिटी इसकी ये है कि ये सर सोना को गला सकता है। और मेरे मित्र याद रखना कि ये जो आपका HCl और नाइट्रिक अम्ल है, दोनों में अगर अकेले अकेले सोना डुबाया जाए नहीं गलेगा। और ध्यान रखेंगे कि एक्वा रीजिया क्या है? भभकता हुआ द्रव, और इसको प्रबल संक्षारक के रूप में भी हम लोग देखते हैं। और साथ ही मेरे मित्र यह उन अभिकर्मकों में से एक है जो गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। तो मेरे मित्र सोना गल सकता है, आप सभी कहेंगे एक्वा रीजिया अम्लराज में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? रॉयल वाटर भी कहते हैं, जो कि 3:1 के रूप में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। 3 भाग आप कहेंगे HCl, 1 भाग HNO3 होगा, ये बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट ध्यान दो आप सभी कि ये सक्रियता श्रेणी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मैंने आपको कई बार बताया है कि कैटरीना ने कार मांगी, अल्टोजेन, फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ओडी। तो याद रखना, सक्रियता श्रेणी में जो सबसे टॉप पे होगा आप कहेंगे वो उच्च अभिक्रियाशील होगा, जो बीच में होगा वो मध्यम अभिक्रियाशील होगा, जो नीचे होगा वो सबसे निम्नतम अभिक्रियाशील होगा। मेरे मित्र सक्रियता श्रेणी में जो उच्च अभिक्रियाशील धातु होंगे ये संयोजित अवस्था में मिलेंगे, और जो निम्न अभिक्रियाशील धातु होंगे ये मुक्त अवस्था में मिलेंगे, ये बात ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट ध्यान देना कि ये कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सर उसके कक्षा के आधार पर। तो ये बस मैंने आपको एज अ रिवीजन पॉइंट यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले करा है। आप सबों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम होगा कि सर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते कैसे हैं। तो एक नजर आप सभी उत्कृष्ट गैस के लास्ट में आप देखेंगे कि सर हीलियम को छोड़ के बाकी सभी में आपको लास्ट कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। जो धातु होगा उसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। धातु के बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन, और धातु के बाह्यतम कक्षा में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ये ध्यान में रखना कि जो उत्कृष्ट गैस होंगे उसके बाह्यतम कक्षा में हीलियम को छोड़ करके 8 इलेक्ट्रॉन होगा। हीलियम में आप कहेंगे बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, धातुओं के बाह्यतम कक्षा में आप कहेंगे 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन, और धातु के बाह्यतम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ये बात ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान में रखना, कुछ आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक। कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि सोडियम क्लोराइड का गलनांक कितना होता है। हम सभी कंफ्यूज हो जाते हैं।
लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इस टेबल को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे ये सर केल्विन में दिया गया है। सोडियम क्लोराइड का गलनांक 1074 केल्विन, क्वथनांक 1686 केल्विन। लिथियम क्लोराइड का गलनांक 887 केल्विन, क्वथनांक 1600 केल्विन। कैल्शियम क्लोराइड का गलनांक 1045 केल्विन, क्वथनांक 1900 केल्विन। कैल्शियम ऑक्साइड 2850 गलनांक है और क्वथनांक 3120। मैग्नीशियम क्लोराइड 981 गलनांक है और क्वथनांक 1685। ये बात ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें यह बताया गया है कि धातुओं को उसके अयस्क से कैसे निष्कासित करते हैं। तो जो ऊपर में है उच्च अभिक्रियाशील धातु, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इन सभी का विद्युत अपघटन के द्वारा इनको क्या किया जाता है, अयस्क से निष्कासित किया जाता है। ये जो जिंक, फेरस, बीबी और कॉपर है, ये मध्यम अभिक्रियाशील धातु हैं। और मध्यम अभिक्रियाशील धातु या तो सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलते हैं या कार्बोनेट अयस्क के रूप में मिलते हैं। तो मेरे मित्र इसको हम लोग कार्बन के उपयोग से अपचयन करके निकालते हैं। मध्यम अभिक्रियाशील धातु को उसके अयस्क से कार्बन का उपयोग कर अपचयन द्वारा निकाला जाता है। और जो मेरे मित्र जो निम्न अभिक्रियाशील धातु है एजी और एयू, ये प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित होते हैं। तो उच्च अभिक्रियाशील धातु को उसके अयस्क से आप कहेंगे गलित अवस्था में वैद्युत अपघटन करके निकालते हैं। और जो मध्यम अभिक्रियाशील होते हैं आप कहेंगे कार्बन के उपयोग से अपचयन प्रक्रिया द्वारा निकालते हैं। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान रखना, ये आपका अयस्क से धातु को निकालने का चार्ट है। क्या कि जो उच्च अभिक्रियाशील धातु, पहले तो अयस्क को हम लोग क्या करेंगे, साफ करेंगे, उसको अयस्क का सांद्रण कहेंगे। अयस्कों में जो पाई जाने वाली अशुद्धि होगी उसको गैंग कहेंगे। मेरे मित्र फिर अयस्क सांद्रण के बाद उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, उच्च अभिक्रियाशील, मध्यम अभिक्रियाशील और निम्न अभिक्रियाशील। जो उच्च अभिक्रियाशील होगा उसका गलित अवस्था में वैद्युत अपघटन कर देंगे और हमें शुद्ध धातु मिल जाएगा। मध्यम अभिक्रियाशील कार्बोनेट अयस्क या फिर सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलेगी। कार्बोनेट अयस्क है तो निस्तापन, सल्फाइड अयस्क है तो वर्जन। फिर धातु का ऑक्साइड प्राप्त होगा और धातु में अपचयन और धातु का शोधन करेंगे। अगर मेरे मित्र निम्न अभिक्रियाशील होगा तो सल्फाइड अयस्क के रूप में सामान्यतः देखने को मिलेगा। सल्फाइड अयस्क है तो भर्जन होगा। फिर जो धातु प्राप्त होगी उसका हम लोग क्या करेंगे, रिफाइनिंग यानी कि परिष्करण। तो ये मेटालर्जी यानी कि धातु कर्म का एक फ्लो चार्ट हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। आगे मेरे मित्र ध्यान रखना, ये है वैद्युत अपघटनी परिष्करण। वैद्युत अपघटनी परिष्करण यानी कि धातुओं को जब हम लोग रिफाइन करते हैं तो कैसे करते हैं, वैद्युत अपघटनी परिष्करण के थ्रू। कॉपर हो गया, निकेल हो गया, एजी हो गया, एयू हो गया, टीन हो गया, इस सब तरह के जो धातु हैं इनका रिफाइनिंग वैद्युत अपघटनी परिष्करण के द्वारा किया जाता है। मेरे मित्र याद रखना कि वैद्युत अपघटनी परिष्करण में जिस धातु का रिफाइनिंग करना होता है उसी का धात्विक लवण लेते हैं। जैसे कॉपर का कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का लवण लेंगे। याद रखना आप सभी कि मेरे मित्र इसमें जो कैथोड है ये किससे बना होगा, शुद्ध धातु का कैथोड बना होगा। शुद्ध धातु का कैथोड। और एनोड किससे बना होगा, अशुद्ध धातु का बना होगा, अशुद्ध धातु का बना होगा। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में कैथोड निम्नलिखित में से किस प्रकार के धातु का बना होता है, आप कहेंगे शुद्ध धातु का बना होता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में एनोड किस प्रकार के धातु से बना होता है, आप कहेंगे सर अशुद्ध धातु से बना होता है। याद रखना विद्युत अपघटनी परिष्करण में एनोड के नीचे जो अशुद्धि आपका डिपॉजिट हो जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं। तो कई बार सवाल ये पूछा जाता है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में एनोड के नीचे जो जमा अशुद्धि होती है उसको किस नाम से जानते हैं, आप कहेंगे एनोड पंख के नाम से जानते हैं। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान देना कि शुद्ध सोना 24 कैरेट पूछा गया सवाल है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। ध्यान रखना यह काफी नरम होता है और इसलिए आभूषण बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं। सर इसको कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, चांदी या तांबा। और भारत में अधिकांशतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि 22 भाग शुद्ध सोना में 2 भाग तांबा या चांदी का क्या किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। तो सवाल पूछा गया था टेक्नीशियन ग्रेड 3 में कि शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, आप कहेंगे 24 कैरेट का होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान रखना कि प्राचीन भारतीय धातु कर्म का चमत्कार, ये देख लो, ध्यान दो थोड़ा सा। लगभग 1600 वर्ष पूर्व भारत के लोह कर्मियों ने दिल्ली में एक लोह स्तंभ बनाया, अभी भी है। और उन्होंने जंग से लोहे को बचाने के लिए एक विधि विकसित की और इस स्तंभ की जंगता से प्रतिरोधकता का अवलोकन विश्व के कई वैज्ञानिक कर चुके हैं। और यह स्तंभ कुतुब मीनार के निकट स्थित है। यह लोह स्तंभ 8 मीटर ऊंचा तथा इसका भार 6 टन, यानी कि जो आपका लोह मतलब स्तंभ है
इसका इसमें टोटल कितना आपका लोहा है? आप सभी कहेंगे सर 6 टन यानी कि 6000 केजी। कितना ऊंचा है? 8 मीटर। और मेरे मित्र आप कहेंगे कि ये कहां है? कुतुब मीनार के निकट स्थित है। नेक्स्ट ध्यान देना, ये कुछ यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिक, जिसके गलनांक और क्वथनांक यहाँ पे दिए गए हैं और इससे भी सवाल पूछे जाते हैं कि निम्न में से एसिटिक अम्ल का जो गलनांक होता है वो कितना होता है? आप कहेंगे 290 केल्विन, और जो क्वथनांक होता है वो 391 केल्विन। क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र CH गलनांक 209 केल्विन, क्वथनांक 334 केल्विन। एथेनॉल सर जो गलनांक है 156 केल्विन, क्वथनांक 351 केल्विन। मीथेन का गलनांक 90 केल्विन और क्वथनांक 111 केल्विन होता है, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान देना कि ये यहां पे मैंने इसलिए लिखा है कि हाइड्रोजन के एक अणु बनने में हाइड्रोजन के दोनों ही परमाणु द्वारा क्या होगा? तो आप सभी कहेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा। यानी कि अगर हम लोग सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, अगर हम लोग क्या करेंगे सर, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, तो आप क्या पाएंगे कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। जो आपका ऑक्सीजन परमाणु होता है, इसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है। तो ऑक्सीजन के दोनों परमाणु के बीच में आप कहेंगे डबल बॉन्ड बनने के लिए सर 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। और नाइट्रोजन के जो अणु होते हैं N2, इसमें सर नाइट्रोजन के दोनों परमाणु ट्रिपल बॉन्ड में जुड़े रहते हैं। तो सर ऑक्सीजन के जो अणु होंगे O2, उसमें ऑक्सीजन आप कहेंगे O2 के रूप में सर डबल बॉन्ड में जुड़ा होगा। हाइड्रोजन में H2 में हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड में जुड़ा होगा। सिंगल बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड बनने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड बनने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट ध्यान देना कि ये आपका मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। आप सबों को मालूम है कि मीथेन का अणुसूत्र CH4 होता है। इसके साथ अगर हम लोग हाइड्रोजन को इस तरीके से ऐड कर दें तो आप सभी कहेंगे कि ये मीथेन अणु की संरचना सूत्र हो गया। अब मेरे मित्र कई बार सवाल ये पूछ लिया जाता है कि मीथेन में एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन के कितने परमाणु कैसे जुड़े हुए हैं? तो मीथेन में एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन के 4 परमाणु सिंगल बॉन्ड में जुड़े हुए हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान देना, सबसे सरल कार्बनिक यौगिक मीथेन को ही बोला जाता है। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान दो कि कार्बन के अपरूप हैं हीरा, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलेरिन। कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं? हीरा, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलेरिन। याद रखना, हीरा प्रकृति में सबसे अधिक ठोस पदार्थ होता है, जबकि ग्रेफाइट आप कहेंगे सर ये मुलायम होता है। बकमिस्टर फुलेरिन, इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा होती है, लगभग 60 होती है और इसको C60 कहते भी हैं। सर जो बकमिस्टर फुलेरिन है इसको किसने तैयार किया? तो सर अमेरिका के एक आर्किटेक्ट थे जिसका नाम बकमिस्टर फुलर था, उसी के नाम पर इसको हम लोग बकमिस्टर फुलेरिन कहते हैं। ध्यान में रखना कि हीरा में कार्बन का प्रत्येक परमाणु अन्य कार्बन परमाणु से कैसे जुड़ा हुआ रहता है? हीरा में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 परमाणु के साथ आबंधित होता है, जबकि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन के 3 परमाणु के साथ आबंधित होता है, ये ध्यान में रखेंगे। और ये तीनों क्या है सर? कार्बन के अपरूप है। नेक्स्ट ध्यान देना कि कार्बनिक यौगिक मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखेंगे, कहा जा रहा है कि कार्बन में पाए जाने वाले 2 विशिष्ट लक्षण चतुसंयोजकता और श्रृंखलन से बड़ी यौगिकों का निर्माण होता है। तो कार्बन के यौगिकों की संख्या ज्यादा क्यों है? क्योंकि पहला चीज तो कार्बन टेट्रावैलेंट है, और दूसरा कार्बन का अपने ही परमाणु के साथ जुड़ने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिसको कार्बन का श्रृंखलन गुण कहते हैं। तो कार्बन के श्रृंखलन गुण और इसके टेट्रावैलेंसी के चलते कार्बन के यौगिकों की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। प्रारंभ में मेरे मित्र यह माना जाता था कि कार्बन को केवल और केवल जो सजीव चीजें हैं उसी से प्राप्त की जा सकती है, और इस बात को समर्थन कौन दे रहा था? जे बर्जिलियस, जिनका अपना एक सिद्धांत था जिसको वाइटल फोर्स थ्योरी, जीवन शक्ति सिद्धांत कहते हैं। किसने दिया था? जे बर्जिलियस ने। वाइटल फोर्स थ्योरी में जे बर्जिलियस ने क्या बताया? जे बर्जिलियस ने बताया कि कार्बन को केवल और केवल सजीव जगतों से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन मेरे मित्र उसी वक्त कौन आए? आप सभी कहेंगे फ्रेडरिक बोहलर आए, जिन्होंने अमोनियम साइनाइड से यूरिया बनाकर इस चीज को असत्य करार दे दिया कि सर जो कार्बन है वो केवल और केवल सजीव पदार्थ से प्राप्त होगा, कार्बन को हम लोग लैब में भी तैयार कर सकते हैं। जीवन शक्ति सिद्धांत किसके द्वारा खत्म किया गया? आप कहेंगे बोहलर के द्वारा। सर यूरिया का निर्माण प्रयोगशाला में किसके द्वारा किया गया? आप कहेंगे बोहलर के द्वारा। यूरिया का निर्माण अमोनियम साइनाइड से, तो आप सभी कहेंगे बोहलर के द्वारा। ध्यान रखना कि सर कार्बाइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट लवणों के अतिरिक्त सभी कार्बन यौगिकों का अध्ययन अभी भी हम लोग कहां करते हैं? कार्बनिक रसायन के अंतर्गत करते हैं, ये बात ध्यान में रखेंगे।
जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? आप कहेंगे जे बर्जीलियस ने। जीवन शक्ति सिद्धांत को खत्म किसने करा? आप सभी कहेंगे सर फ्रेडरिक बोहलर, यानी कि बोहलर नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट मेरे मित्र ये ध्यान देना कि ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन क्या है? सब के सब एल्केन ग्रुप के कंपाउंड है। और याद रखना एल्केन ग्रुप के कंपाउंड का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। और एल्कीन ग्रुप के कंपाउंड का फॉर्मूला तो याद रखेंगे CnH2n होता है। और एल्काइन ग्रुप के कंपाउंड का फॉर्मूला सर CnH2n-2 होता है। एल्केन संतृप्त कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। एल्कीन आप सभी कहेंगे असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है। और एल्काइन क्या है? असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है। ध्यान देंगे आप सभी, एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा? सर ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान देना कि कुछ कार्बनिक यौगिकों के फंक्शनल ग्रुप से सवाल पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे आप सभी कि अगर हमारा कार्बनिक यौगिक सर विषम परमाणु वाला है, क्लोरीन और ब्रोमीन उसके साथ लगा हुआ है, तो जैसे हम लोग एल्केन ग्रुप के लिए कहते हैं हेलो एल्केन, ठीक है, या फिर क्लोरो ब्रोमो, इस तरह से, तो हाइड्रोजन जो है वो किसके थ्रू प्रतिस्थापित होगा? क्लोरीन और ब्रोमीन के थ्रू। अल्कोहल के लिए आप सभी ध्यान रखेंगे फंक्शनल ग्रुप OH होगा। एल्डिहाइड के लिए हम लोग सिंपल CHO लिखते हैं। कीटोन के लिए CO लिखते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए सर COOH लिखते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, इसको आप सभी जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मेरे मित्र ये आपका सफिक्स और प्रीफिक्स है कि जब आप कार्बनिक यौगिक का IUPAC नामकरण करते हो तो अल्कोहल के लिए कौन सा सफिक्स यूज करते हो, एल्डिहाइड के लिए कौन सा सफिक्स यूज करते हो। तो आप सभी ये ध्यान में रखना कि अगर हम हेलो एल्केन की बात करते हैं तो इसमें हम लोग पूर्व लगन यानी कि पहले क्या लगाते हैं? प्रीफिक्स के रूप में क्लोरो ब्रोमो इत्यादि लगाते हैं, जैसे कि क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन, ये सब। मेरे मित्र अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं तो इसमें हम लोग सफिक्स अल लगाते हैं। अल्कोहल में क्या लगाते हैं? सफिक्स अल लगाते हैं। एल्डिहाइड की बात करते हैं तो इसमें सफिक्स अल लगाते हैं। इसमें ऑल, OL, ऑल, इसमें अल लगाते हैं। कीटोन की बात करते हैं तो सफिक्स ओन लगाते हैं, ठीक है, ONE ओन लगाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करते हैं तो सफिक्स ओइक एसिड लगाते हैं, जैसे कि प्रोपेनोइक अम्ल। और मेरे मित्र अगर हम एल्कीन की बात करते हैं तो इसमें तो आप सभी कहेंगे सफिक्स EN होगा, एल्काइन में आप कहेंगे सर आइन हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में लगातार इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो मेरे मित्र अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया है तो यकीन मानिए बहुत सारे सवाल आपको एग्जाम हॉल में ऐसे मिलने वाले हैं जो आपको इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो के जो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसका रिवीजन आप सभी बखूबी कर पाए होंगे। साथ ही एक छोटा सा अपडेट और देना चाहेंगे, अगर आप में से कोई भी छात्र सर आगामी किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए NCERT क्लास 9th एंड 10th की बुक को लाइन बाय लाइन डिस्कस करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत रहेगा द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर NCERT 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच में। इस बैच में हम आपको क्लास 9th एंड 10th के कंप्लीट जो बुक है उसका चैप्टर वाइज लाइन बाय लाइन डिस्कशन कर रहे हैं। एक एक पॉइंट NCERT की है और आप किसी भी एग्जाम में बैठना चाह रहे हैं तो मेरे मित्र यकीन मानिए कि सर इस बैच के बाहर साइंस का सवाल नहीं जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये बैच मैं फिर से बता दूं द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से भी आप आपको डाउनलोड कर सकते हैं। और इस बैच से संबंधित जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।